गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका इस चैनल में। दोस्तों, आपका दोस्त हाजिर है करंट अफेयर्स के बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर। ये आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं या इन इवेंट्स पे कुछ और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, उनके आंसर बताऊंगा, साथ में कुछ स्टैटिक पॉइंट्स भी बताऊंगा, कुछ और भी डिटेल बताऊंगा। तो आपको बड़े ध्यान से इस सेशन को देखना है और इसको लाइक एंड शेयर जरूर करना है, ठीक है। अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना के लिए आकाश तरंग की खरीद को मंजूरी दी गई है। आकाश तरंग किस प्रकार की प्रणाली है? तो यहाँ पे बड़ा ही एक तरीके से गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि एक हम डिफेंस डील करेंगे। एक डिफेंस जो हम खरीदारी करते हैं या इंपोर्ट करते हैं दूसरे कंट्रीज से, तो उसके तहत यहाँ पे आकाश तरंग को ख़रीदा गया है, ठीक। तो बेसिकली आपको ये सिस्टम पता होना चाहिए, टेक्नोलॉजी पता होना चाहिए कि आकाश तरंग की टेक्नोलॉजी क्या है, ठीक। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है एंटी ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम। जी हाँ, अब आप आजकल देख ही रहे हो, है ना। खासतौर पे जो ईरान का, इजराइल का, यूएस का युद्ध हुआ है, उसमें ड्रोन की कितनी अहमियत रही है। और आप पैरेलल में ये भी देखते रहते होंगे कि यूक्रेन ने रशिया पे इतने ड्रोन छोड़ दिए, रशिया ने यूक्रेन पे इतने ड्रोन छोड़ दिए, इतना तबाही, है ना। तो आज की डेट में ड्रोन सिस्टम जो है वो अपने आप में बड़ा ही लैंडमार्क क्रिएट हो चुका है ना। डिफेंस सिस्टम में ड्रोन की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंस रोल अदा करता है, ठीक। तो इसके लिए भाई एंटी ड्रोन सिस्टम्स भी रखने पड़ेंगे ताकि उसको रिकग्नाइज किया जा सके, रोका जा सके। तो चलिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर याद कर लिया। अब मैं आपको थोड़ा सा और कुछ बता देता हूँ, ठीक है। हुआ क्या है कि जो भारत की रक्षा अधिग्रहण परिषद है यानी कि डीएसी है, उसने लगभग 52,000 करोड़ के सैन्य खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है, ठीक है। तो उसके तहत क्या है कि एक तो ये आकाश तरंग को रखा जाएगा, ठीक। अच्छा, इसका काम क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये एक तरीके से अत्याधुनिक एंटी ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम है जो कि दुश्मन के खतरनाक ड्रोनों को पता लगाने और उन्हें जाम करने और नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ठीक। तो इस तरीके से अगर इंडिया के ऊपर कभी ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक, भगवान न करे कभी ऐसा हो, बट अगर ऐसा हो रहा है तो हमारे पास ये अत्याधुनिक एंटी ड्रोन सिस्टम रहेगा, ठीक। और इसके साथ गवर्नमेंट ने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ठीक, जेट आधारित कॉम्केस ड्रोन, इन प्रणालियों को भी हरी झंडी दी है। मतलब इस 52,000 करोड़ के सैन्य खरीद प्रस्तावों में इनको भी रखा गया है। तो ये बड़ी डील है, इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखें, क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय संपर्क योजना के संशोधित संस्करण मॉडिफाइड उड़ान योजना की शुरुआत की है। इस योजना का कुल वित्तीय परिव्यय यानी कि फाइनेंशियल एलोकेशन कितना है? देखिए, क्या होता है कि गवर्नमेंट जब भी कोई एक स्कीम जारी करती है तो उसमें या तो ये पूछ लिया जाता है कि उसका उद्देश्य क्या है, या ये पूछ लिया जाता है कि इस योजना में आने वाली लागत क्या है, ठीक, फाइनेंशियल एलोकेशन क्या है, परिव्यय क्या होने वाला। तो ये क्वेश्चन ऐसा ही है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है 28,840 करोड़। जी हाँ, तो ये इसका फाइनेंशियल एलोकेशन है, दिमाग में रखें। देखिए, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। संशोधित उड़ान योजना जो है वो अगले 10 वर्षों के लिए रखा गया है और इसमें एक विज़न रखा गया है, उद्देश्य रखा गया है कि देश भर में जो क्षेत्रीय हवाई संपर्क हैं, ठीक, उनको मजबूत किया जाएगा इस बजट एलोकेशन में। और होगा क्या कि क्षेत्रीय संपर्क को मजबूती तभी मिल पाएगी जब हम अतिरिक्त हवाई अड्डे या हवाई पट्टियों का विकास करेंगे। तो इसमें 100 अतिरिक्त हवाई अड्डे रखे गए हैं और दुर्गम क्षेत्रों में 200 आधुनिक हेलीपैड का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको स्टैटिक पॉइंट बता देता हूँ। देखिए, उड़ान योजना बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी एम्बिशियस स्कीम है मोदी गवर्नमेंट की, ठीक। इसमें जो एक तरीके से मोटो रखा गया है वो है उड़े देश का आम नागरिक, ठीक। मतलब ये है कि जो टीयर 2 और टीयर 3 शहर हैं, उनके जो आम नागरिक हैं उनको हवाई यात्रा की एक तरीके से सहूलियत दी जा सके किफ़ायती दामों में, ठीक। तो ये योजना 2016 में शुरू की गई थी, ठीक है। और देखिए, यहाँ पे क्या है, ईयर भी आपको याद रखना है, यहाँ पे इसका जो मोटो है वो याद रखना है, और किन शहरों के लिए ये योजना है, टीयर 2 टीयर 3, ठीक। क्वेश्चन बने हैं और आगे भी बन सकते हैं, ठीक। अब खास तौर पे क्वेश्चन बन सकता है कि संशोधित उड़ान योजना क्या है, इसमें बजट एलोकेशन क्या है, ठीक, या कितने हवाई पट्टियों का विकास किया जाना है। तो ये सब आपको बड़ा इंपॉर्टेंट तरीके से याद करना है, नोट करते चलना है। देखिए, पैरेलल में आपको नोटबुक जरूर बनाते चलना है। ज़रूरी नहीं कि मेरे जो पॉइंट्स हैं सिर्फ आप उन्हीं को ही लिखें, एक साथ में आप खुद से रिसर्च करिए, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकता है डिटेल बनाते चलिए। आपको मैं गारंटी करता हूँ कि अगर आप वनडे एग्जाम्स दे रहे हैं, मैं आपको आईएएस की गारंटी तो नहीं दे रहा हूँ, ठीक, लेकिन जितने भी छोटे वनडे एग्जाम्स हैं उनके लिए
आप अपनी खुद से जो नोटबुक बनाओगे इस तरीके से इवेंट्स पे आधारित, वो डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग खुद से मेहनत करिए, नोटबुक जरूर बनाते चलिए। इस तरह के क्या होगा कि आप इवेंट्स अभी आप देख रहे हैं, याद हो जाएगा, और एग्ज़ाम के टाइम जब आप उसको रिवाइज करके जाओगे तब भी याद हो जाएगा आपको, है ना, मतलब याद रहेगा एग्ज़ाम के टाइम में। चलिए देखते हैं, ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई को आधिकारिक तौर पर किस शहर में दफनाया जाएगा। देखिए क्या है कि ईरान ने, अभी आप लोगों ने न्यूज़ तो शुरू में सुनो यही होगा कि भाई यूएस ने जो है ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई को मार दिया था। ठीक है, उनकी हत्या एक तरीके से कर दी गई। उसके बाद फिर युद्ध चलता रहा, तो उनकी बॉडी अभी तक रखी गई थी, है ना, उनको दफनाया नहीं गया था। तो अब जो है यहाँ पे एक तरीके से राष्ट्रीय शोक के तौर पे इसको रखा गया है, पूरा एक हफ्ते का शोक रखा गया और उसमें इनको ये दफनाया जाएगा। ठीक, तो ये शहर जो है वो करेक्ट आंसर है मशहद। ठीक है, मशहद जो है एक पवित्र शहर है और ये उनका जन्म स्थान भी है। ठीक है, यहाँ पे इमाम रजा दरगाह है, वहाँ पे इनको ले जाया जाएगा, इन्हें दफनाया जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर इसके स्टैटिक पॉइंट को समझें तो अयातुल्ला अली खामेनी 1989 में अयातुल्ला रोहुल्ला खामेनी के निधन के बाद ईरान के दूसरे सर्वोच्च नेता लीडर बने थे। ठीक है, और पश्चिम एशिया में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले वो राष्ट्राध्यक्ष थे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन यही से बन सकता है कि पश्चिम एशिया में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राष्ट्राध्यक्ष कौन थे। ठीक है, या और उसमें जोड़ सकता है हिंट के तौर पे कि जिनकी हाल ही में हत्या कर दी गई। ठीक है, चलिए, तो सर्वोच्च नेता बनने से पहले उन्होंने 1981 से 1989 तक ईरान के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है, ये भी याद रखना है। और अब उनके जाने के बाद उनके पुत्र मुज्तबा खामेनेई को ईरान का सर्वोच्च नेता चुना गया है। ठीक है, ईरान के वर्तमान राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान हैं, ये भी दिमाग में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का वार्षिक रक्षा निर्यात यानी कि एनुअल डिफेंस एक्सपोर्ट कितने करोड़ रुपए के ऐतिहासिक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। ये एक बड़ी अचीवमेंट है गवर्नमेंट के लिए। भाई देखो यहाँ पे खास तौर पे हमारा जो डीआरडीओ है ना, वो बहुत सारे डेवलपमेंट्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है और हमारे खुद कई सारे इंडिजिनस प्रोजेक्ट्स हैं जो कि सक्सेसफुल हुए हैं, उनको हमारे डिफेंस सिस्टम में डिप्लॉय भी किया गया है। तो एक तरीके से वो बिलीफ सिस्टम बना है हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ के लिए भी कि भाई इंडिया जो है बढ़िया डिफेंस प्रोडक्ट्स बना रहा है, इनको ख़रीदा जा सकता है। ठीक, तो बहुत सारी कंट्रीज़ भारत से वो डिफेंस प्रोडक्ट्स को ख़रीद रही हैं। ठीक, तो इस तरीके से हमारा रेवेन्यू बढ़ रहा है। ठीक, वो एक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, कितना है 38,000 करोड़। जी हाँ, आप समझ सकते हो, एक बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यहाँ पे एक आयोजित कार्यक्रम में बताया है कि वार्षिक रक्षा निर्यात जो है 38,000 करोड़ के आसपास पहुँच गया है। और अगर कुल घरेलू रक्षा उत्पादन की बात करें तो ये 1.78 लाख करोड़ के आसपास हो गया है। ठीक है, यानी कुल जो प्रोडक्शन वैल्यू है वो 1.78 लाख करोड़ है, और अगर हम इसको निर्यात के तौर पर देखें तो ये 38,000 करोड़ रुपए है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, भारत सरकार ने रक्षा विनिर्माण तंत्र को मजबूत करते हुए वर्ष 2028-29 तक कुल रक्षा निर्यात को 50,000 करोड़ तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। ठीक, तो डेफिनेटली होगा, जैसे जैसे देश के साइंटिस्ट उस पर काम करेंगे, नई नई अचीवमेंट्स मिलेंगी, नए नए प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होंगे, तो इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हेलीकॉप्टरों के लिए स्वीकृत पॉइंट इन स्पेस लैंडिंग प्रणाली बिना ग्राउंड रडार के काम करती है। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से किस प्रकार की नेविगेशन तकनीक पर आधारित है। ठीक, तो बेसिकली हम यहाँ पे हेलीकॉप्टरों की लैंडिंग के लिए एक प्रणाली की बात कर रहे हैं जिसका नाम है पॉइंट इन स्पेस। ठीक, तो ये किस नेविगेशन तकनीक पर आधारित है ये आपको समझना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम। जी हाँ, तो सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम का मतलब ये होता है कि जब भी हम इस सिस्टम की बात करेंगे किसी भी सिस्टम के लिए, तो इसका मतलब आप समझो कि वो ऑपरेशनल जो वैल्यू आ रही है वो सैटेलाइट से आ रही है। ठीक, तो अब यहाँ पे हमारे लिए एडवांटेज क्या है कि हमारी खुद की यानी कि स्वदेशी गगन प्रणाली है जो कि एक सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम है। ठीक, यह सामान्य जीपीएस सिग्नल की सटीकता और विश्वसनीयता को बहुत अधिक तो बढ़ा देती है। ठीक, इससे क्या होता है कि हेलीकॉप्टर बिना किसी एक तरीके से ग्राउंड का जो रडार सिस्टम है उस पर डिपेंड हुए उपग्रह के माध्यम से ही सुरक्षित लैंडिंग कर सकता है, तो ये एडवांटेज मिलेगा। ठीक,
अच्छा, एक चीज़ और जानिए स्टैटिक पॉइंट के टर्म में कि भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया, जैसे कि यूएसए की बात करें, यूरोप की बात करें, जापान की बात करें, ठीक, जिनके पास अपनी स्वयं की कार्यात्मक एसबीएस यानी कि गगन जैसी प्रणाली है। ठीक, तो गगन को मुख्य रूप से भूमध्य रेखीय आयनमंडल यानी कि इक्वेटोरियल आयनोस्फेरिक क्षेत्र के लिए प्रमाणित दुनिया का पहला एसबीएस तंत्र माना जाता है। ये भी एक अचीवमेंट है इंडिया के लिए। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको दिमाग में रखें, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। ठीक, और अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोज आप तक पहुंचती रहें। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके लिए और किस तरीके से मैं यहाँ पे चीज़ें शुरू कर सकता हूँ, बिकॉज मैं आपको बता दूँ कि चैनल नया है। ठीक, तो इसमें आपके सजेशंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे, थैंक यू।